नमस्कार। बंगाल विधानसभा चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो बैटल ऑफ बंगाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐसा ज्वार आया जिसने ममता बनर्जी की कुर्सी हिला दी। टीएमसी सकते में आ गई। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी आज बंगाल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 18,680 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। पर कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में उमड़ी लाखों की भीड़ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा हुंकार भरा जिसने तृणमूल कांग्रेस की जड़ें हिला दी है। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर ममता सरकार को निर्मम और महाजंगल राज का प्रतीक बताते हुए ऐलान कर दिया कि अब बंगाल में बदलाव की आंधी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्रधानमंत्री के कड़े तेवरों ने साफ कर दिया कि अब मुकाबला आर पार का है। पीएम ने कहा कि बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री ने रैली के दौरान टीएमसी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता खोने के डर से ममता बनर्जी की पार्टी घबरा गई है। उन्होंने दावा किया कि लोगों को ब्रिगेड मैदान तक पहुंचने से रोकने के लिए रास्तों पर बसें रोकी गई, पुलों पर ट्रैफिक जाम किया गया और बीजेपी के पोस्टर फाड़े गए। मोदी ने गरजते हुए कहा कि तुम चाहे जितने पोस्टर फाड़ लो, बंगाल की जनता के दिल में बैठी बीजेपी को कैसे निकालोगे। उन्होंने रैली में आए लोगों को चोर कहे जाने पर टीएमसी को आड़े हाथों लिया और कहा कि असली चोर कौन है ये बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है। हालांकि पीएम के दौरे को लेकर टीएमसी की बौखलाहट भी साफ साफ देखी गई। पीएम मोदी की रैली से पहले टीएमसी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई, जमकर बवाल मचा। तो चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले पीएम मोदी का बंगाल से हुंकार, क्यों डरी है ममता सरकार, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब तो बहुत जल्द चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है। उससे पहले आज पीएम मोदी की बंगाल में इतनी बड़ी रैली, क्या बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है? देखिए, अगर मोबिलाइजेशन और समर्थन उसको अगर एनालाइज किया जाए तो ये जो ब्रिगेड ग्राउंड है वो आज खचाखच भरा हुआ था। वहां के स्थानीय रिपोर्टर बता रहे कि मिनिमम 10 लाख लोग थे और कई लाख पहुंच नहीं पाए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे दूं। मायावती 2009 में जब चुनाव जीती, उससे पहले लखनऊ में ऐसी रैली की थी और उसमें करीब 5-6 लाख लोग आए। सीटें कितनी ज्यादा है, 400 से ऊपर। यहां तो इतनी सीटें भी नहीं है। 10 लाख लोग आने का मतलब है कि ऑन एवरेज, और अगर आप एवरेज निकाल दें तो 35 से 40 हजार लोग हर कंस्टिट्यूएंसी से आए हैं। और ये कौन है? ये वोटर नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की फौज है। ये मोबिलाइज्ड लोग हैं और यही लोग जाकर के कैंपेन करेंगे अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने गांव में। तो आप ये समझिए कि कितना ज्यादा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चुनाव से ठीक पहले जो लगातार हम और राजीव इस बात को बातचीत पे कर रहे थे कि जो पहला फोकस था कि आप अपने संगठन को, कार्यकर्ताओं को सड़कों पे लेकर के आए, वो आ गए। ममता बनर्जी अगर इसी तरीके से इतना बड़ा रैली अगर वो नहीं कर पाती है तो ये आप समझिए कि ये तो मामला खत्म। तो उस दृष्टि से आप देखिए कि भीड़ देखते ही प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बदल गया। मैंने पूरा भाषण सुना उनका, और जिस कॉन्फिडेंस और जिस तेज, क्योंकि इतने लोगों का आ जाना मतलब जनता वहां बदलाव चाह रही है। द ओनली थिंग वॉज कि क्या आपके कार्यकर्ता आपके साथ हैं, खड़े हो सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि ममता बनर्जी की काउंटडाउन शुरू हो गई, उल्टी गिनती अब शुरू हो गई, और वो अब, और जो फोकस था
फोकस था कि किस तरीके से जनता को दबाया जा रहा है, डर का माहौल है। और इसलिए जो बात सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर तालियां बजी वो ये कि हमारी सरकार बनेगी तो बनते ही टीएमसी के तमाम गुंडों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। पूरा ब्रिगेड ग्राउंड वो गूंजने लगा कि नहीं, यही वहां की जनता की मांग है। तालियां और भी बजी कि जब अपीजमेंट के बारे में बांग्लादेशी रोहिंग्या और किस तरीके से मुसलमानों के द्वारा पूरे रिसोर्स के ऊपर कब्जा हो गया है, तो ये मुझे लगता है कि आज वाकई भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है ये आधार बन के तैयार है कि आप ममता बनर्जी की सरकार को गिरा सकते हैं। तो आज जो पीएम मोदी की रैली हुई है और पीएम मोदी ने जो जो बातें कही है, अब ये बंगाल का चुनाव आपको किस दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें कही है, जो उनका कॉन्फिडेंस था, इस आधार पर नहीं था कि आज क्या होगा। इस आधार पर दिख रहा था कि पिछले 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस क्या कर रही है, कैसे बुथ को टारगेट किया जा रहा है। और ये जो भीड़ दिखाई पड़ रही थी वो सामान्य लोगों की भीड़ नहीं थी कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए आ गए, कि टीएमसी के भी कुछ लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए आ गए, जैसे कई रैलियों में होता है। राहुल गांधी की ही रैली में होती है, या फिर लालू प्रसाद यादव की रैलियों में कहा जाता था कि वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे और कहते थे उड़न खटोला देखने के लिए कुछ लोग तो ऐसे ही रैली में आ जाते हैं। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने इनपुट दिया था 80,000 बूथ, जिसमें से 65,000 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी अपना अभियान चला रही थी। 15,000 बूथों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि उसे पता है कि वहां पर जीत की संभावना नहीं है। साउथ बंगाल के उन सीटों पर जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चलती है कि ज्यादा मेहनत करने से भी कोई फायदा नहीं होगा, तो उस मेहनत को दूसरे जगह पर लगाओ जहां पर इस बात की संभावना हो कि उन जगहों पर हम 10% 15% ही सही, लेकिन लोगों को कॉन्फिडेंस में ला सकेंगे और वहां पर टीएमसी के वोटर को भी तोड़ सकेंगे। हमारा अपना तो आधार है ही। तो ये 65,000 बूथों को जो टारगेट किया गया था, उन्हीं सीटों पर से उन जगहों से कम 5 से 10 लोगों को कहा गया कि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं अपने बूथ का, वहां से आप कोलकाता तक आएंगे। और ये जो ममता बनर्जी की रिपोर्ट मिल रही थी उनको कि अगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ये तैयारी करवा रहे हैं और इस रैली में वो 18,000 करोड़ से ज़्यादा के इन लोगों के पैकेज देंगे और साथ ही आगे नैरेटिव सेट करेंगे कि चुनाव में क्या होने वाला है, और अगर ये भीड़ दिखाई पड़ेगी, अगर टीएमसी दबाव में आ गई, तो हमारा जो बचा खुचा आधार है उसमें भी सेंधमारी हो जाएगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये जो ममता बनर्जी की पार्टी इतनी स्ट्रांग हुई है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो पूरा का पूरा वोटर आधार था, उसके जो कार्यकर्ता थे, वो जिन लोगों के भरोसे काम करता था, वो सब उसमें से 50% से ज्यादा टीएमसी के साथ चली आए। इसलिए कम्युनिस्टों का यह हश्र हुआ। और ममता बनर्जी को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती हुई केवल दिखाई पड़ी तो उन क्षेत्रों में टीएमसी ब्रेक कर जाएगा। और उनकी पार्टी में ऐसे भी हंगामा चल रहा है पिछले कुछ समय से, जो नेतृत्व की समस्या, ममता बनर्जी पर से भरोसा कमजोर हो गया है, ये जो उसी तरीके से रवैया दिखाने लगी हैं जैसे आजकल राहुल गांधी दिखाते हैं, तो इनको भी माना जाने लगा है कि ये 15 सालों की राजनीति में जो सत्ता की राजनीति करती रही हैं, अब इनके पास कोई मुद्दे नहीं है भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने और मुसलमानों को डराने के अलावा। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो नैरेटिव सेट कर दिया है कि देखो, घुसपैठिया भाजपा का मुद्दा होगा, करप्शन मुद्दा होगा, गुंडागर्दी मुद्दा होगा, और केंद्र सरकार के साथ सहयोग न करने से पश्चिम बंगाल की जनता को, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर आयुष्मान भारत योजना हो, हेल्थ स्कीम हो, या फिर दूसरी योजनाओं का लाभ कैसे रोक कर रखे हैं ममता बनर्जी, ये सारे मुद्दे एक साथ आएंगे। एक एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ममता बनर्जी बेचैन दिख रही है। मतलब पीएम मोदी ने नैरेटिव सेट कर दिया, लेकिन आपने भी बताया कि बहुत सारे लोग पहुंच नहीं पाए, यानी कि उनको रोका गया, उनको पहुंचने नहीं दिया गया, जिसका जिक्र भी पीएम मोदी ने किया। और उसके पहले एक खबर यह भी आई कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस तरह की घटनाएं रैली के ठीक पहले क्यों आखिर सामने आई?
देखिए, बंगाल को थोड़ा समझना पड़ेगा। जिस तरीके का तंत्र वहां पे है कि एक तो कोई सामने आकर के टीएमसी के खिलाफ बोलने से डरता है। आप टीएमसी को वोट नहीं करोगे, लेकिन कोई टीवी वाला आ जाए या पब्लिक में आप बैठे हैं, चाय दुकान में बैठे हुए हैं, तो आपके मुंह से निकले नहीं, ममता बनर्जी बहुत ठीक है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट ये है कि लोग आए, वन। नंबर टू, ये जो वायलेंस हुआ है ना, पांजा के घर के अंदर जो है पत्थर जो चला है, और ये वीडियो जो जारी हुआ है, आप उसमें देखिए महिलाएं पत्थर मार रही हैं, महिलाएं पत्थर मार रही हैं। ये अनइमेजिनेबल है। ये जानते हुए कि टीएमसी के मंत्री का घर है, क्या हुआ? उसको रोका गया, पुलिस वाले रोक रहे थे। ब्रिज को, वो बताया जा रहा है कि वो विद्यासागर ब्रिज जो है उसको रोक दिया। वो ट्रैफिक जाम, जो कलकत्ता तक आने वाली जो सड़कें थी, तरह तरह के चीजों को जो है किया गया कि लोग ना पहुंचे, क्योंकि ये डर था कि भर गया तो कुर्सी गई। ये मैसेज क्लियर है। अब उसको रोका जा रहा था तो फिर भी लोग आ रहे थे। तो टीएमसी वाले सिर्फ एक ही जगह का वीडियो आया, लेकिन जो जानकारी आ रही है कि बहुत जगहों पे टीएमसी के गुंडों ने रोकने की कोशिश की और हर जगह मार हो गया। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लोग टीएमसी से लड़ते नहीं, डर के वापस चले गए होते। लेकिन यहां क्या हुआ? गाड़ी ब्रिगेड ग्राउंड की तरफ जा रही है, कुछ टीएमसी वालों ने पत्थर वत्थर मारा कि लोग डर के वापस चले जाएंगे। लीजिए, घुस गए गली तक, अंदर तक खदेड़ के वो भगाया उनको। ये दो चीजें बता रहा है। एक, पब्लिक न सिर्फ निकल रही है, बल्कि टीएमसी का वो खौफ जिसकी वजह से हम लोग बंगाल में भटकते रहते थे कि कोई तो कुछ बोल दो, कैमरा बंद, वो बोलेंगे दीदी को तो वोट नहीं करेंगे। भाई कैमरे पे बोल दो, नहीं, कैमरे पे नहीं बोलेंगे, हमको आकर के मारेगा, हमारे घर पे जो है तंग करेगा, हमारा राशन बंद कर देगा। इस तरह के माहौल में जब टीएमसी के खिलाफ महिलाएं पत्थर मारती हुई नजर आ रही हैं, तो आप ये समझिए कि ये तो इलेक्शन का क्या स्वरूप होने जा रहा है, वो तो बिल्कुल दीवार पर लिख दी गई है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जो है आज इतना कॉन्फिडेंट। और अब तो आने वाले वक्त में ना जाने कितनी बार पीएम मोदी बंगाल का दौरा करेंगे, अमित शाह भी जाएंगे, बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं का चुनावी प्रचार भी चलेगा। लेकिन टीएमसी के अंदर फिलहाल क्या चल रहा है? टीएमसी क्या टक्कर दे पाएगी इस बार बीजेपी को? देखिए, टीएमसी ऐसे फ्रस्ट्रेशन में है, वो ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये समझ नहीं पा रही कि अभी का माहौल क्या है, समय क्या है। जी। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, लोगों, समर्थन में आए हुए लोगों के ऊपर हमला करते हो। हमला करने का मतलब है कि आप एक और मौका दे रहे हो गृह मंत्रालय को, और मौका दे रहे हो चुनाव आयोग को। जो चुनाव आयोग अभी पश्चिम बंगाल पर अपना नजरें गड़ाए हुई है, जो चुनाव आयोग को लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। तमिलनाडु के चुनाव की चर्चा नहीं हो रही, यहां तक कि असम जैसे प्रदेश जहां इतने बड़े आतंकी संगठन हुआ करता था, उल्फा का अभी भी बेस तो है ही। उसके बाद वहां पश्चिम बंगाल से ज्यादा घुसपैठियों का मुद्दा है, जहां अभी भी वहां के मुसलमान जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं वो ज्यादा आक्रामक हैं, बंगाल से कम आक्रामक नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर हिंसा की घटनाओं के बावजूद ज्यादा ध्यान नहीं है। ये जरूरत है कि पश्चिम बंगाल में ज्यादा वायलेंस होगा, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है, सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत बढ़ाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को अब एक मौका और मिला, चुनाव आयोग के पास शुभेंदु अधिकारी चिट्ठी लिख कर जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव जाएगा कि देखिए पश्चिम बंगाल का नेचर कैसा है। ममता बनर्जी वहां सरकार में है, सत्ता में है, मुख्यमंत्री हैं, और वो मुख्यमंत्री रहेंगी जब तक चुनाव होगा। और ऐसे समय में दो घटनाएं घटी है, एक प्रेसिडेंट को लेकर जो टीएमसी ने किया, ममता बनर्जी ने जो रुख दिखाए, प्रोटोकॉल को भी तोड़ के धज्जियां उड़ा दे नियम कानून का,
प्रेसिडेंट को खुद बोलना पड़ा। अब फिर से प्रेसिडेंट से मिलने की बात कर रही थी, डेलीगेशन भेजने की, प्रेसिडेंट ने मना कर दिया। अब उसके बाद प्रधानमंत्री की रैली में उस समय सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की व्यवस्था अलग अलग रूट पर होनी चाहिए, ये मुख्यमंत्री वहीं पर ऑब्स्टेकल पैदा कर रहे हैं। हर जगह पर पुलिस प्रशासन जो रुख अपना रही है कि भारतीय जनता पार्टी के रैली में जाने, प्रधानमंत्री की रैली में जाने वाले लोगों के लिए रूट चेंज कर दो, वहां पर ट्रैफिक की व्यवस्था ऐसे करो गाड़ियां जा ही ना पाए, गाड़ी रोक दो, ट्रैफिक जाम लगवा दो। यानी कि रैली स्थल पर पहुंचने से पहले ही इन लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो ममता बनर्जी की रणनीति नहीं दिखा रहा, ये फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है। कोई भी अगर रणनीति बनाता तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी की रैली के समय ये झड़प नहीं होती, और अब ये हो गया है तो जिम्मेदारी बढ़ गई, चुनौती बढ़ गई है। लेकिन यही टीएमसी के भीतर चल रहा है कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, प्रधानमंत्री लगातार ये बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं इस बार तो बंगाल चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ संघ दुगने स्तर पर एक्टिव है, वहां पर पहले से ही एक्टिव है, 6 महीना पहले से। चुनाव आयोग पहले की तरह नहीं है, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने बंगाल को टारगेट में रखा है कि इस बार तो निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे, चाहे बूथ से डायरेक्ट वेबकास्टिंग हो या सेंट्रल फोर्स हो या फिर सेंट्रल ऑब्जर्वर हो या फिर रिटर्निंग ऑफिसर हो, हर जगह पर ऐसे पुख्ता व्यवस्था। तो डर तो ममता बनर्जी की पार्टी में है, और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जितने एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए सपोर्ट करने वाले लोग हैं, अब वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि अगर फुल सपोर्ट देते भी हैं, ममता बनर्जी की सरकार गई तो उसके बाद क्या होगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, तब हमारा क्या हश्र होगा। और आईएएस आईपीएस अधिकारी इस डर से हैं कि सरकार वरकार तो बात की बात है, हम तो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ हैं, कभी भी डिप्यूटेशन पर बुला लिया जाएगा। और चुनाव आयोग ने जो कहा है कि 5 साल तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स 5 साल तक रहेंगे, और 5 साल के अंदर कभी भी किसी भी क्षेत्र के लिए कोई भी ऐसे दस्तावेज फर्जी पाए गए जिसके आधार पर वोटर लिस्ट में नाम डाला गया है तो तुम्हारी कैरियर खा जाएंगे। तो जो स्थितियां बनी है उसमें टीएमसी के लिए तो दरवाजा बंद होता दिखाई पड़ रहा, और चुनाव की घोषणा के बाद ही देखिए लगता तो है कि टीएमसी में भगदड़ भी मचेगी। कई नेता ये इंतजार कर रहे हैं कि कब ममता बनर्जी थोड़ी कमजोर और हो और उस समय का फायदा उठाया जाए। सरकार तो इस बार बदल कर रहेगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजने से पहले ही माहौल गर्म हो चुका है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले पीएम मोदी की बंगाल से हुंकार ने सियासी तापमान अचानक बढ़ा दिया है। पीएम ने अपने भाषणों में विकास, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों को उठाकर सीधे राज्य सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी की हुंकार ने जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया, वहीं टीएमसी खेमे में राजनीतिक हलचल भी बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह सियासी टकराव और कितना तेज होता है और बंगाल की जनता किस दिशा में अपना फैसला सुनाती है। तो आपको क्या लगता है, आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।